अब धीरे धीरे अंग्रेजों को मालूम चल गया था कि उनका कोई भविष्य में सबसे बड़ा दुश्मन कोई होगा तो वो होगा फ्रेंच। और ये बिल्कुल जाहिर हो गया जब यहां नादिर शाह आया था। जब नादिर शाह यहां आया तो उस समय मुगल एम्परर मोहम्मद रंगीला को उसने मुर्गा बनाया था। जब उसने देखा कि मुगल एम्परर का अब कोई कंट्रोल नहीं है, कोई वजूद नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई पावर बची नहीं उनके पास, क्योंकि एक लुटेरा नादिर शाह आता है और बिल्कुल दिल्ली को हिला के जाता है, दिल्ली को लूट के जाता है। तो अब अंग्रेज समझ चुके थे कि उन्हें अब भारत पे राज करने से कोई एक ही शक्ति रोक सकती है, वो है फ्रेंच, फ्रांस। और कोई यूरोपियन पावर ऐसी बची नहीं, क्योंकि पोर्तुगीज से उसकी दोस्ती हो चुकी थी, शादी कर ली थी चार्ल्स ने, और डच से सेटलमेंट हो चुका था एम्बोयना में। तो दोनों रिवेलरी खत्म हो चुकी थी उसकी। बस बची कौन? फ्रेंच। तो आते हैं फ्रेंच के बारे में पढ़ते हैं, फ्रेंच सेटलमेंट पढ़ते हैं। फ्रेंच, ठीक है। तो फ्रेंच की कंपनी का नाम क्या था? कॉम्पैग्ने देश एंडेस ओरिएंटल्स, ये कंपनी का नाम था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी अपन बोलते हैं, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कब बनता है? 1664 में। किंग लुइस फोर, किंग्स लुइस 14 राजा होते हैं जो कि 1664 में इस कंपनी को बनाते हैं, ठीक है। ठीक। इसके बाद फर्स्ट फैक्ट्री जो फ्रेंच बनाती है, फर्स्ट फैक्ट्री वो कहां बनाती है? सूरत में बनाती है, 1667 में बनाती है। 1667 में फर्स्ट फैक्ट्री बनाती है फ्रेंच, फ्रांस बनाती है फर्स्ट फैक्ट्री इंडिया में, सूरत में 1667 में, 1667 में, 1667 में, 111667, ठीक है। अब सबसे सही चल रहा होता है, फिर अचानक से एंग्लो फ्रेंच वॉर स्टार्ट कैसे होता है, मैं अब आपको ये बताऊंगा। एंग्लो फ्रेंच वॉर, कार्नेटिक वॉर भी कहते हैं इसको, वो मैं आपको अभी बता रहा हूं, ठीक है। कार्नेटिक वॉर स्टार्ट करते हैं अपन। तो क्या होता है फ्रेंड्स कि यूरोप में एक कंट्री है ऑस्ट्रिया, ठीक है। ऑस्ट्रिया, यूरोप में यूरोपियन कंट्री ऑस्ट्रिया। यहाँ पे किंगशिप, किंगशिप गद्दी के लिए लड़ाई शुरू होती है, और यहाँ पे दो गुट बन जाते हैं, और एक गुट में इंग्लिश होते हैं, इंग्लैंड होता है, और दूसरे गुट में फ्रांस होते हैं। तो ये दुश्मनी कहाँ क्या कहाँ की होती है? यूरोप की होती है, आउटसाइड इंडिया की होती है। सक्सेशन ऑफ ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रियन सक्सेशन वॉर कहते हैं इसको, ऑस्ट्रियन सक्सेशन वॉर कहते हैं, ठीक है। तो ये मेन कारण था, ठीक है। अब इमीडिएट कारण क्या था? आखिर इमीडिएट कारण क्या था? तो इमीडिएट कारण ये था कि
पहले मैं लिख देता हूं कार्नेटिक वॉर्स। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर ये कब से हुआ था? 1742 48, ठीक है। 1739 में नादिर शाह आया था, ठीक है। अब इन लोग में ये स्टार्ट हो चुका था कि इंडिया पे रूल कौन करेगा, कौन सी यूरोपियन पावर, इन लोगों के दिमाग में ये चीज चल रही थी। क्योंकि 1739 में नादिर शाह आया, वो देख लिया, अंग्रेज देख लिया कितनी पावर है इंडियन एम्परर में, ठीक है। तो वो समझ गए थे कि अब इस देश को एक नया यूरोपियन पावर की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, ठीक है। और इस वजह से भी ये कार्नेटिक वॉर, मेन तो ऑस्ट्रियन वॉर है, बाहरी यूरोप में जो लड़ाई हुई तो उसका तो होना ही है, जहां जहां ये रहेंगे ब्रिटिशर्स और फ्रेंच, वहां वहां तो युद्ध होगा ही। लेकिन एक रीजन ये भी है, एक लॉजिकली बात कह सकते हैं अपन, क्योंकि सेंट्रल कमजोर है तो जाहिर सी बात है जितने भी रीजनल पावर्स होंगे, जितने भी छोटे मोटे पावर्स होंगे, वो अपना कोशिश करेंगे कि वो पूरे पावर उनके पास आ जाए, पूरे पावर को वो कंट्रोल करें, पूरी टेरिटरी को वो जीत जाए, ठीक है। अब फर्स्ट कार्नेटिक वॉर 1740 से 48, इसका रीजन क्या था? ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ सक्सेस, ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ सक्सेशन, ठीक है। ये मेन रीजन था। इमीडिएट रीजन क्या था? अंग्रेजों ने कुछ शिप्स फ्रेंच के कैप्चर कर लिए, बदले में फ्रेंच ने क्या कैप्चर कर लिया? मद्रास को, पूरे मद्रास को कैप्चर कर लिया, अंडर द लीडरशिप ऑफ एडमिरल ला बोर्डोनिस। अब एडमिरल एडमिरल ला बोर्डोनिस कौन थे? एडमिरल ला बोर्डोनिस गवर्नर थे मॉरिशस के, ठीक है। और इनको मैनिपुलेट कौन करता है? डुप्लेक्स। डुप्लेक्स ये कहता है कि आप अटैक करो ब्रिटिशर्स फ्लीट पे, मद्रास पे, और मद्रास को कैप्चर करो। तो डुप्लेक्स के कहने पे, डुप्लेक्स क्या होता है? गवर्नर जनरल होता है इंडिया में। गवर्नर जनरल ऑफ फ्रांस कौन होता है इंडिया में? डुप्लेक्स। डुप्लेक्स कहता है एडमिरल ला बोर्डोनिस को कि आप कैप्चर करें मद्रास को, ठीक है। अब फ्रेंच कैप्चर कर लेता है मद्रास को। अब इसके बाद जैसे ही फ्रेंच मद्रास को कैप्चर कर लेता है, तो फिर डुप्लेक्स ने वादा किया था। डुप्लेक्स ने अनवरुद्दीन, नवाब थे उस समय के, कर्नाटक के नवाब थे अनवरुद्दीन, पहले सुन लो एक बार। तो नवाब जो थे कर्नाटक के, अनवरुद्दीन, उनसे डुप्लेक्स बात करता है और कहता है, समझौता करता है, एक ट्रीटी करता है कि आप इंग्लिश शिप्स को, इंग्लिश फ्लीट को या फिर इंग्लिश आर्मी को आप सपोर्ट नहीं करेंगे, बदले में मैं मद्रास जीतूंगा और उस मद्रास को आपको हवाले कर दूंगा। ये कौन बोलता है? डुप्लेक्स बात करता है अनवरुद्दीन से, और अनवरुद्दीन मान जाता है। अनवरुद्दीन ब्रिटिशर्स का कोई मदद नहीं करता है और फ्रेंच ब्रिटिशर्स को हरा देती है और पूरे मद्रास को कंट्रोल में ले लेती है। इसके बाद अब अनवरुद्दीन डुप्लेक्स से कहता है कि अब मद्रास हमें दे दो। डुप्लेक्स यहाँ पे धोखा दे देता है
डुप्लेक्स कहता है कि हम तुम्हें मद्रास नहीं देंगे। तो फिर स्टार्ट होती है वॉर बिटवीन नवाब ऑफ आरकोट वर्सेस फ्रेंच। ठीक है, अब देखो, और इस लड़ाई को क्या क्या कहते हैं, बैटल ऑफ अद्यार। अद्यार एक नदी है जिसके किनारे ये लड़ाई हुई थी, और इस लड़ाई में फ्रेंच के आर्मीज बहुत कम थे। बैटल ऑफ अद्यार, इस कॉन्फ्लिक्ट में, इस लड़ाई में, इस युद्ध में फ्रेंच आर्मी कितनी थी, फ्रेंच वर्सेस नवाब ऑफ आरकोट। ठीक है, इधर डुप्लेक्स कह लो, डुप्लेक्स लीडर था, गवर्नर जनरल था, वर्सेस नवाब ऑफ आरकोट अनवरुद्दीन। ठीक है, डुप्लेक्स के पास कितने टोटल थे, 1050, जिसमें 300 फ्रेंच थे और 750 आपके फ्रेंच ट्रेंड इंडियन आर्मी थे, फ्रेंच ट्रेंड इंडियन सिपोइस थे। और अनवरुद्दीन के पास 10,000 की आर्मी थी। फिर भी ये हार जाता है। इनके लीडर, इनके कमांडर कौन होते हैं, पैराडाइस, कैप्टन पैराडाइस, बहुत अच्छा कैप्टन। ठीक, और इसके कमांडर इन्हीं का बेटा महफूज खान। महफूज खान हार जाता है। ठीक है, और पूरे मद्रास किसके अंडर आ जाता है, डुप्लेक्स के अंडर आ जाता है। ठीक है, ठीक है, आगे बस समझ में। इसके बाद फ्रेंच का साउथ इंडिया में बहुत ही ज्यादा वर्चस्व बढ़ जाता है। डुप्लेक्स एक तरीके से पूरे साउथ इंडिया में, पूरे साउथ इंडिया का गवर्नर बन जाता है, और वो इतने अच्छी पॉलिसीज लाता है। डुप्लेक्स बहुत अच्छा पॉलिसी मेकर भी था, वो बहुत अच्छा पॉलिसीज लाता है, इतना अच्छा पॉलिसी लाता है कि पौंडीचेरी को वो साउथ इंडिया का नंबर 1 ट्रेडिंग सेंटर बना देता है। जबकि ऐसा कहा जाता है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के पास उतने पैसे भी नहीं होते थे, फिर भी उसने ऐसे पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसीज लाए डुप्लेक्स ने कि इसको ट्रेडिंग हब बना दिया पौंडीचेरी को। इसके बाद इसके बाद इस वॉर के बाद ये चीज बिल्कुल साफ मालूम चल गई, अगर आपके पास डिसिप्लिन आर्मी है, अगर आपके पास डिसिप्लिन आर्मी है, ट्रेंड आर्मी है, तो आप बड़े से बड़े आर्मी को भी हरा सकते हैं। ये यूरोपियंस के दिमाग में आ चुका, ये यूरोपियंस के दिमाग में बिल्कुल बैठ गया कि अगर मेरे पास बहुत छोटी आर्मी है लेकिन वो ट्रेंड है और डिसिप्लिन है, तो हम बड़े से बड़े आर्मी, चाहे वो मुगल की आर्मी क्यों ना हो, वो यूरोपियंस हरा सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। अब ये बीच में अपन, और कार्नेटिक वॉर का रिजल्ट क्या होता है, ये कार्नेटिक वॉर खत्म कैसे होता है, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। तो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर खत्म होता है, रिजल्ट इसका ये है, एक्सला चैपल, एक्सला चैपल। ठीक है, रिजल्ट क्या है इसका, एक्स ला चैपल। ठीक है, ये जर्मनी में ये ट्रीटी होती है, पीस ट्रीटी है एक तरीके से ये, और इसके तहत जो मद्रास है वो वापस से फ्रेंच हैंड ओवर कर देते हैं इंग्लिश को। ठीक है, और फ्रेंच के टेरिटरीज जो नॉर्थ इंडिया में थे, जो इंग्लिश में कब्जा कर लिया था, इंग्लिश ने हथिया लिया था, नॉर्थ अमेरिका में जो फ्रेंच की कॉलोनी थी उसको, तो वो नॉर्थ अमेरिका में जो कॉलोनीज वापस से दे दी गई फ्रेंच को। किसने दिया, इंग्लिश ने दे दिया। और इंडिया में जो मद्रास जो था, जो फ्रेंच ने कब्जा कर रखा था, वो मद्रास को
इंग्लिश को दे दिया गया। नॉर्थ अमेरिका में जो कॉलोनीज थी, जो फ्रेंच सेटलमेंट थे, जिसको अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था, वो वापस से फ्रेंच को दे दिया गया नॉर्थ अमेरिका में। और इंडिया में जो मद्रास जिस पे फ्रेंच ने कैप्चर कर रखा था, उसको वापस से अंग्रेजों को दे दिया गया। ये एक्सला चैपल पीस ट्रीटी में ये चीज किया गया। ठीक है, ये चीज डिसाइड किया गया और ये चीज हुआ भी। फ्रेंच ने मद्रास को दे दिया वापस से इंग्लिश को। ठीक है, अब इसके ऐसे फर्स्ट कार्नेटिक वॉर खत्म हो जाता है। ठीक है, अब फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में तो समझ में आता है कि ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ सक्सेशन था। सेकेंड कार्नेटिक वॉर में ऐसा कुछ नहीं होता है, बाहर यूरोप में कोई लड़ाई नहीं होती है और ये प्रॉक्सी वॉर होता है। सेकेंड कार्नेटिक वॉर इज ए प्रॉक्सी वॉर। प्रॉक्सी वॉर वो होता है जैसे कि मान लो दो पार्टीज हैं, एक पार्टी पे फ्रेंच ने, एक पार्टी के कंधे पे फ्रेंच ने बंदूक रख दी और दूसरे पार्टी के कंधे पे ब्रिटिशर्स ने बंदूक रख दी। दोनों सामने नहीं लड़ेंगे, दोनों सपोर्ट करेंगे दूसरे दूसरे पार्टीज को, दोनों सपोर्ट करेंगे दूसरे दूसरे पार्टीज को, लेकिन आमने सामने कभी नहीं लड़ेंगे। इसको कहते हैं हम लोग प्रॉक्सी वॉर। इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉक्सी वॉर। ठीक है, तो सेकेंड कार्नेटिक वॉर ठीक है, ये कब होता है? 1749 से 54, 1749 से 54, 1749 से 54 होता है ये। और ये प्रॉक्सी वॉर होती है। ये तब होता है, ये क्यों होता है मैं आपको बता दूं। तो क्या होता है कि हैदराबाद के निजाम असफ जा, किनलिच खां भी कह लो, उनकी मृत्यु हो जाती है 1748 में। अब हैदराबाद के निजाम किनलिच खां की मृत्यु हो जाती है, असफ जहां की मृत्यु हो जाती है, तो उस गद्दी के लिए दो दावदार होते हैं। एक नासिर जंग, जो कि असफ जहां का खुद का बेटा था, और दूसरा मुजफ्फर जंग, जो कि पोता लगा, असफ जहां का पोता था वो। अब नासिर जंग अंकल लगा, चाचा लगा मुजफ्फर जंग का। मुजफ्फर जंग को सपोर्ट किया। मुगल एम्परर ने कहा कि मुजफ्फर जंग को बन जाना चाहिए, पर नासिर जंग ने यह कहा कि मैं ही बनूंगा। तो ब्रिटिशर्स ने साथ दिया नासिर जंग का। प्रॉक्सी वॉर देखो कैसे वो साथ दे रहा है, दूसरे के कंधे पे बंदूक कैसे रख रहा है, ब्रिटिशर्स कैसे रख रहा है बंदूक नासिर जंग के कंधे पे। नासिर जंग के कंधे पे बंदूक किसने रखी? ब्रिटिशर्स ने रखा। और मुजफ्फर जंग के कंधे पे बंदूक किसने रखी? फ्रेंच ने रखा। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि मुजफ्फर जंग बनेगा, फ्रेंच ने कहा। ठीक है, तो सेकेंड कार्नेटिक वॉर में दो ग्रुप था, ये फ्रेंच कह लो और ये इंग्लिश कह लो। इधर कौन आ गया? मुजफ्फर जंग। इधर कौन आ गया? नासिर जंग। ठीक है, ये किसके लिए हुआ है? निजाम के लिए। कौन निजाम बनेगा भैया हैदराबाद का? ठीक है, दूसरा अब क्या हुआ? नवाब ऑफ कार्नेटिक। ठीक है, अब आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे कि ये निजाम डोमिनियन है। निजाम का ही ये सब्सिडियरी पार्ट है अर्कट। ये कार्नेटिक जो पार्ट है, ये निजाम का ही सब्सिडियरी पार्ट है। निजाम का ही ये फंक्शन है कि ये कार्नेटिक को सेफ रखे, लीगली उसका काम है। ठीक है, तो ये डिपेंडेंसी है निजाम का, कार्नेटिक अर्कोट डिपेंडेंसी है निजाम का। निजाम का काम है कि अर्कोट के नवाब को वो सेफ रखे। ठीक है, अब क्या होता है कि 1740 में, ठीक है, अर्कोट का नवाब
मतलब कार्नेटिक का नवाब कौन होता है? दोस्त अली। दोस्त अली, ठीक है। दोस्त अली को मार देते हैं मराठास 1740 में, और दोस्त अली के दामाद को, चंद साहिब को जेल में डाल देते हैं, कैद कर देते हैं, कैदी बना लेते हैं चंद साहिब को। अब 8 साल के बाद 1748 में फ्रेंच को यह मालूम था कि चंद साहिब ही है जो उनको, क्योंकि कार्नेटिक पे अगर राज करना है, कर्नाटक पे राज करना है, तो वहां का शासक तुम्हारे अंडर होना चाहिए। या तो तुम शासक बनो, या फिर तुम्हारा कोई साथी शासक रहे जो तुम्हारी हर बात माने। तो ये फ्रेंच जानते थे कि अभी अरकट का नवाब कौन है? अनवरुद्दीन है। अनवरुद्दीन को काउंटर कौन कर सकता है? चंद साहिब। तो चंद साहिब को जेल से छुड़वा लिया। किनने? फ्रेंच ने, मराठों ने। 1700 मराठाओं ने, मराठास ने 1748 में चंद साहिब को जेल से छोड़ देती है। चंद साहिब को जेल से छोड़ देती है। चंद साहिब डायरेक्ट, कौन छुड़वाता है? फ्रेंच छुड़वाता है चंद साहिब को, ठीक है। चंद साहिब को कौन छुड़वाता है? फ्रेंच छुड़वाता है। अब चंद साहिब जैसे ही वो निकलता है जेल से, वो डायरेक्ट विरोध करता है। किनका? किनका विरोध करता है? रिसेंट करता है, विरोध करता है अनवरुद्दीन का। रिसेंटेड अनवरुद्दीन, नवाब ऑफ अरकुट अनवरुद्दीन। चंद साहिब ने कहा कि मैं, मेरे ससुर जी एक तो मरे, दोस्त अली जी मरे, मेरे ससुर थे वो, प्लस मैं 8 साल जेल में रहा हूं, तुम तो जेल में भी नहीं गए, तो मैं बनने का ज्यादा हकदार हूं। तो चंद साहिब ने यह कहा कि मैं बनूंगा नवाब ऑफ कार्नेटिक। और इस तरफ कौन थे? तो चंद साहिब को सपोर्ट किसने किया? फ्रेंच ने किया। अब अनवरुद्दीन, अनवरुद्दीन को कौन सपोर्ट कर रहा है? इंग्लिश, ब्रिटिशर्स सपोर्ट कर रहे हैं अनवरुद्दीन को कि हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है। अब क्या होता है? बैटल ऑफ एम्बूर में, तो पहली जो लड़ाई होती है, पहली जो जंग होती है, बैटल ऑफ एम्बूर, ये समझ में आ गया कौन किसके तरफ है, ठीक है। फ्रेंच की तरफ मुजफ्फर जंग, इंग्लिश की तरफ नासिर जंग। फ्रेंच की तरफ चंद साहिब, इंग्लिश की तरफ अनवरुद्दीन, ठीक है। अब क्या होता है? बैटल ऑफ एम्बूर। बैटल ऑफ एम्बूर में, बैटल ऑफ एम्बूर में कॉम्बाइन आर्मी किसकी होती है? कॉम्बाइन आर्मी किसकी होती है? बैटल ऑफ एम्बूर में कॉम्बाइन आर्मी किसकी होती है? फ्रेंच प्लस चंद साहिब प्लस मुजफ्फर जंग, और इधर कौन होता है? 77 साल का बूढ़ा आदमी अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन हार जाता है और इसकी गर्दन काट देता है कौन? चंद साहिब। और नवाब बन जाता है अरकट, कर्नाटक का, अरकट का। चंद साहिब नवाब बन जाता है। ये हुआ बैटल ऑफ एम्बूर, ठीक है। तो बैटल ऑफ एम्बूर के बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं? चंद साहिब क्या बन गया? चंद साहिब क्या बन गया? नवाब ऑफ कर्नाटक। और मुजफ्फर जंग क्या बन गया? सूबेदार ऑफ दक्कन। और डुप्लेक्स क्या बन गया? गवर्नर ऑफ होल साउथ इंडिया विच इज अंडर मुगल। साउथ इंडिया विच इज अंडर मुगल, जो मुगल के अंडर है, विच इज अंडर मुगल कंट्रोल, ठीक है। साउथ इंडिया में जहां जहां मुगल कंट्रोल है, मुगल का रूल है, उसके गवर्नर कौन बन गए? डुप्लेक्स, ठीक है। डुप्लेक्स क्या बन गए? गवर्नर बन गए। आगे बस समझ में। अब
हाँ, तो यहाँ से और डुप्लेक्स ने क्या किया कि हैदराबाद में अपनी एक आर्मी छोड़ दी, कुछ सैनिकों की आर्मी छोड़ी अंडर द कमांडरशिप ऑफ बसी। एकदम ध्यान से देखना, अंडर द कमांडरशिप ऑफ बशी, ठीक है। और ये फर्स्ट सब्सिडरी अलायंस कहीं होती है। पहला पूरे क्वेश्चन आता है कि इंडिया की कौन सी ऐसी फर्स्ट टेरिटरी है जहां पे कि सब्सिडरी अलायंस का पहली बार प्रयोग हुआ था, वो कौन सी इंडियन टेरिटरी है? तो वो टेरिटरी है तुम्हारा हैदराबाद। किसने यूज किया था सब्सिडरी अलायंस? तो फ्रेंच ने यूज किया था, डुप्लेक्स ने यूज करा था। किनके अंडर? बसी के अंडर। बसी कमांडर थे, उनके अंडर ये फर्स्ट सब्सिडरी अलायंस यूज हुआ था, हैदराबाद में हुआ था, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है, इसलिए ध्यान देना। इसके बाद क्या हुआ कि पूरा कंट्रोल अब फ्रेंच के पास था, फ्रांस के पास था। ब्रिटिशर्स कहीं के नहीं रहे। अब आता है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जो कि एक क्लर्क होता है, ये क्या होता है? क्लर्क होता है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव कहता है अपने हेड से कि सर देखिए, ऐसे भी अपन तो ये जंग हार ही चुके हैं, तो क्यों ना एक डाइविजनरी अटैक किया जाए। डाइविजनरी अटैक मतलब हम कहीं और अटैक करेंगे, लेकिन उससे उनका ध्यान भटकेगा और सपोर्ट मिलेगा हमारे किसी मित्र को। क्योंकि तिरुचिरापल्ली में अभी भी अनवरुद्दीन का बेटा मोहम्मद अली चंद साहिब से लड़ रहा था, और रॉबर्ट क्लाइव मोहम्मद अली को सपोर्ट करना चाहता था, जो कि अनवरुद्दीन का बेटा था। तो रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहा कि सर मैं डाइविजनरी अटैक करूंगा। मैं क्या करूंगा? मैं अरकट पे अटैक करूंगा, जो कि कर्नाटक का कैपिटल है। चंद साहिब उसमें नवाब बन चुका था कर्नाटक का। वो अपने कैपिटल, अपने राजधानी को बचाने के लिए अवश्य आएगा, और वो आया भी 4000 आदमी को लेके। वो जैसे ही आएगा वैसे ही मैं तिरुचिरापल्ली में किन किन को भेज दूंगा? तंजोर आर्मीज को भेज दूंगा, मैसूर को भेज दूंगा, और प्लस ब्रिटिशर्स तो हैं ही सपोर्ट करने के लिए। और ये सब मिलके हम लोग फ्रेंच की आर्मी को सबसे पहले कहाँ हराएंगे? तिरुचिरापल्ली में हराएंगे। तिरुचिरापल्ली में हराने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि चंद साहिब अरकट पे अटैक करेंगे। और यही हुआ। यहाँ पे मोहम्मद अली को सपोर्ट कर दिया तंजोर, मैसूर और ब्रिटिशर्स ने। कहाँ पे? तिरुचिरापल्ली में। और यहाँ से वो फिर आगे बढ़े। अब एक और कौन ऐड हो गया? मोहम्मद अली ऐड हो गया। मोहम्मद अली कौन है भाई? वो अनवरुद्दीन का बेटा जी हैं, ठीक है, जो बाद में नवाब बनेगा भी। देखो कैसे बनता है वो नवाब। तो अब क्या हुआ? मोहम्मद अली ऐड हो गए, किनमें? तंजोर, मैसूर, ब्रिटिशर्स प्लस मोहम्मद अली। अब ये सब मिलके जाके कॉम्बाइन अटैक किया किस पे? चंद साहिब पे। चंद साहिब पे। तो फिर क्या होता है? बसी के अंडर बसी कमांडर होता है, और हैदराबाद में पहली बार कोई यूरोपियन आर्मी खड़ी होती है, और वो नजर रखती है सूबेदार ऑफ दक्कन पे। और इस तरीके से पहली बार अगर सब्सिडरी अलायंस अगर इंडियन टेरिटरी में यूज हुई है, तो वो कहाँ हुई है? यूज हुई है हैदराबाद में यूज हुई है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि फर्स्ट इंडियन टेरिटरी वेयर सब्सिडरी अलायंस वाज यूज्ड, तो ये क्या होगा? आंसर इसका हैदराबाद होगा। अंडर द कमांडरशिप ऑफ बसी, अंडर द गवर्नर जनरलशिप ऑफ डुप्लेक्स, एंड सूबेदार कौन था? मुजफ्फर जंग, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद पूरी पावर फ्रेंच के पास आ गई थी, पूरा पावर फ्रेंच के पास आ गया था। अब ब्रिटिशर्स इसको काउंटर कैसे करे? इस चीज को काउंटर कैसे करेगी ब्रिटिशर्स, अपन अब देखेंगे। अब आता है मेजर रोल रॉबर्ट
क्लाइव का। अब आता है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव एक क्लर्क होता है मामूली सा। वो कहता है अपने सीनियर से, सर से, ऑफिसर से कि सर, वार तो हम लोग ऐसे भी हार ही चुके हैं, तो क्यों ना एक डाइवर्जनरी अटैक किया जाए। उस डाइवर्जनरी अटैक में मैं अरकट पे अटैक करूंगा। अब देखो, अभी भी चंद साहिब कहां पे था? तिरुचनोपल्ली में था चंद साहिब। किससे लड़ रहा था? किससे लड़ाई हो रही थी? मोहम्मद अली और चंद साहिब में आपस में लड़ाई हो रही थी। कहां हो रही थी? तिरुचनोपल्ली में लड़ाई हो रही थी, यहां पे तिरुचनोपल्ली में। और मोहम्मद अली अनवरुद्दीन का बेटा था, और फ्रेंच और चंद साहिब मोहम्मद अली को घेरे हुए था, मोहम्मद अली को मारना चाहते थे। अब ब्रिटिशर्स, रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहा कि हमें मदद करनी चाहिए मोहम्मद अली की, अगर साउथ इंडिया पे ट्रेड करना है तो। क्योंकि अगर साउथ इंडिया पे फ्रेंच का अधिकार आ गया, फ्रेंच के प्रॉक्सी पॉलिटिकल पार्टी की रूल आ गई, तो फिर हम तो ट्रेडिंग कर नहीं पाएंगे, हमें वापस फ्रांस जाना पड़ेगा, तो इससे हमें वापस ब्रिटिश जाना पड़ेगा, इंग्लैंड जाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि हम क्या करेंगे, एक डाइवर्जनरी अटैक करेंगे। रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि हम सबसे पहले अटैक कहां करेंगे? अरकट पे। तो चंद साहिब कहां भागा भागा आएगा? अपने राजधानी को बचाने, क्योंकि कर्नाटक का जो राजधानी था वो क्या था? अरकट था। अगर अरकट पे अटैक कर देगा रॉबर्ट क्लाइव, तो जाहिर सी बात है चंद साहिब कहां जाएगा? भाग के अपने राजधानी को बचाने जाएगा। तो राजधानी को बचाने, वैसा ही हुआ, राजधानी को बचाने चंद साहिब 4000 आदमी को लेके जाता है। और इधर तिरुचनोपल्ली पे चंद साहिब की आर्मी कम हो जाती है। और यहीं पे रॉबर्ट क्लाइव और किन किन को बुला लेता है मदद के लिए? मोहम्मद अली का मैसूर की आर्मी को बुला लेता है, तंजौर को बुला लेता है, और मराठों को भी बुला लेता है। प्लस ब्रिटिश तो होते ही हैं। और ये तीनों मिलके फ्रेंच और जो भी चंद साहिब के जो बचे हुए आर्मीज थे उनको मार के भगाता है, और तिरुचनोपल्ली पे मोहम्मद अली को सेव कर लेता है। अब मोहम्मद अली जैसे ही यहाँ से सेफ होता है, मोहम्मद अली वापस से इस कॉम्बाइन आर्मी को जुड़ जाता है, कॉम्बाइन हो जाता है। अब कितने लोग हो गए इधर? मैसूर, तंजौर, मराठा, ब्रिटिश प्लस मोहम्मद अली। अब ये कॉम्बाइन अटैक करते हैं वापस से अरकट पे, चंद साहिब और फ्रांस पे। और इस वॉर में चंद साहिब हार जाता है, फ्रांस हार जाते हैं। डुप्लेक्स की सारी पॉलिटिकल इंटेलिजेंस खत्म हो जाती है। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहा कि हम डाइवर्जनरी अटैक करेंगे, हम वर्चुअली सपोर्ट करेंगे मोहम्मद अली को। देखो कैसे रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहा कि सर, हम अरकट पे अटैक करेंगे। अरकट पर जैसे ही अटैक करेंगे, चंद साहिब अपने आर्मीज को लेके कहां आएगा? अरकट आएगा। तिरुचनोपल्ली पे नंबर ऑफ आर्मीज कम होंगे। जैसे ही कम होंगे, हम मैसूर को बुला लेंगे, तंजौर को बुला लेंगे, मराठास को बुला लेंगे उसकी मदद करने के लिए। और ऐसा ही हुआ। जैसे ही अरकोट पे अटैक हुआ, ब्रिटिशर्स ने अटैक करा अरकोट पे, चंद साहिब अपने 4000 आदमी को लेकर अपने राजधानी को बचाने के लिए जाता है। और जैसे ही वो चंद साहिब तिरुचनोपल्ली को छोड़ के अरकट पहुंचता है, मोहम्मद अली जो फंसा हुआ था तिरुचनोपल्ली में, जिसके खिलाफ चंद साहिब उसको मारना चाह रहा था, चंद साहिब मोहम्मद अली को, क्योंकि वो अनवरुद्दीन का बेटा था, जाहिर सी बात है वो नवाब बनता अगर उसको नहीं मारा जाता, तो वो रिबेलियन ही था। मोहम्मद अली बाद में खतरा हो सकता था चंद साहिब का।
तो अब क्या होता है कि चंद साहिब अपने 4000 आर्मी को लेके कहां पहुंच गया, अरकट पहुंच गया। अरकट पहुंचने के बाद मैसूर, तंजौर, मराठा और ब्रिटिशर्स तिरुचिरापल्ली में मोहम्मद अली को साथ देने पहुंच जाते हैं और तिरुचिरापल्ली में फ्रेंच आर्मी और जो चंद साहिब के बचे हुए आर्मी थे उसको हरा देती है, ये जीत जाती है। मैसूर, तंजौर, मराठा, ब्रिटिश और मोहम्मद अली जीत जाते हैं तिरुचिरापल्ली में। यहां जीतने के बाद वो वापस से अरकट जाते हैं जो कि राजधानी था, जहां पे कि चंद साहिब था। वो वापस से वहां तिरुचिरापल्ली जीतने के बाद मैसूर, तंजौर, मराठा और ब्रिटिश और मोहम्मद अली, ये 5 लोग जाते हैं। चंद साहिब जो अरकट में था और जो फ्रेंच आर्मीज थे प्लस फ्रेंच आर्मीज थी, इन पे कॉम्बाइन अटैक होता है और चंद साहिब इस वॉर में हार जाता है। चंद साहिब इस वॉर में हार जाता है और चंद साहिब की गर्दन काट देता है मोहम्मद अली, जो अनवरुद्दीन का बेटा था। चंद साहिब ने अनवरुद्दीन उसके पिता की गर्दन काटी। मोहम्मद अली अपने पिता का बदला लेता है चंद साहिब की गर्दन काट के। इस तरह से नवाब कौन बनता है, कर्नाटक का मोहम्मद अली, अनवरुद्दीन का बेटा। ठीक है, इसका फाइनल कंक्लूजन क्या आता है, इसके 3 कंक्लूजन है, ध्यान से देखना बच्चों। पहला, नवाब कौन बनता है, कर्नाटक का मोहम्मद अली। ठीक है, और निजाम कौन बनता है, सलबत जंग। अब तुम कहोगे सर वहां तो सूबेदार बना हुआ था मुजफ्फर जंग, तो मुजफ्फर जंग के अपने ही लोग उसकी हत्या कर देते हैं। उस हत्या के बाद फिर कौन बनता है, सलबत जंग बनता है। सलबत जंग निजाम असफ जहाँ का बेटा होता है, मुजफ्फर जंग पोता होता है, तो सलबत जंग बन जाता है क्या, निजाम ऑफ हैदराबाद। और नवाब ऑफ कर्नाटक कौन बनता है, मोहम्मद अली। ये है रिजल्ट। तीसरा रिजल्ट क्या है कि अब फ्रेंच आर्मी हार गई, बहुत ही बड़ा लॉस हुआ फ्रेंच आर्मी को, बहुत ही बड़ा लॉस हुआ फ्रेंच कंपनी को। और ये सब हुआ डुप्लेक्स के पॉलिटिकल डिसीजन को लेकर। क्योंकि अगर डुप्लेक्स अगर चाहता तो तिरुचिरापल्ली में खुद आर्मी को लीड कर सकता था। उसने आर्मी को लीड नहीं करा, जैसे रॉबर्ट क्लाइव, स्ट्रिंगर लॉरेंस, ये सब कमांडर्स होते थे जो कि खुद लीड करते थे फील्ड में। लेकिन रॉबर्ट डुप्लेक्स कभी भी फील्ड में नहीं जाता था, वो चाणक्य की तरह बाहर फील्ड से ही डायरेक्शन देता था। और जरूरी नहीं है कि हर बारी डुप्लेक्स सही ही हो। अगर तिरुचिरापल्ली डुप्लेक्स जीत जाता तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस इंडिया पे राज नहीं करती, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इस इंडिया पे राज करती। ये चीज हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स। तो तीसरा क्या हुआ, गोदेह्यू। गोदेह्यू रिप्लेस्ड डुप्लेक्स। डुप्लेक्स को कौन रिप्लेस किया, गोदेह्यू। गोदेह्यू ने रिप्लेस किया डुप्लेक्स को। ये हुआ 3 रिजल्ट। पहला, नवाब कौन बन गया कर्नाटक का, मोहम्मद अली। तीसरा, निजाम कौन बना, सलबत जंग। और तीसरा, गोदेह्यू ने रिप्लेस कर दिया डुप्लेक्स को। ठीक है, ये हो गया कर्नाटक, सेकंड कर्नाटक वॉर खत्म। अब थर्ड कर्नाटक वॉर। थर्ड कर्नाटक वॉर में कुछ नहीं है स्टूडेंट्स। थर्ड कर्नाटक वॉर में क्या होता है कि ऑस्ट्रिया चाहता था, ऑस्ट्रिया यूरोपियन कंट्री चाहता था सिलेसिया को रिकवर करना। ठीक है, सिलेसिया को क्या चाहता था वो,
रिकवर करना चाहता था ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो ये 1758 में, ये 7 ईयर वॉर कहते हैं इसको, ये 7 साल चला। ऑस्ट्रिया सिलेसिया को रिकवर करना चाहता था। इस वॉर में 7 साल तक, 7 ईयर वॉर भी कहते हैं इसको, 7 ईयर वॉर भी कहते हैं इसको। ठीक है, ये 7 साल तक चलता है। ऑस्ट्रिया रिकवर करना चाहता है सिलेसिया को। 1758 से 1765, 7 साल तक ये चलता है वॉर। तो उसी वॉर के कारण यहां पे इंग्लिश के शिप को फ्रेंच इस बार कैप्चर कर लेता है। इस वजह से ब्रिटिशर्स गुस्सा हो जाते हैं और बैटल ऑफ वैंडीवैश होता है। और बैटल ऑफ वैंडीवैश 22 जनवरी, ठंड का समय था, 1760। देखो, इससे पहले क्या होता, बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। बैटल ऑफ प्लासी में ब्रिटिशर्स जीत चुके थे। उनके पास बहुत बड़ी अब संख्या में आर्मी हो चुकी थी। उनके पास बहुत ही ज्यादा पैसा हो चुका था ब्रिटिशर्स के पास। अब ब्रिटिशर्स से लड़ना इस वक्त पे कोई बुद्धिमानी वाला काम नहीं था। कोई भी लड़ता। इससे पहले कौन लड़ा? 1759 में बैटल ऑफ बेदार, कौन लड़ा? डच लड़ा। डच को खा गया, डच को खत्म कर दिया ब्रिटिशर्स ने। क्यों खत्म कर दिया? क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी जीत चुका था। कौन? ब्रिटिशर्स। बैटल ऑफ प्लासी जीतने के बाद वो पागल हो चुके थे। उनके पास पावर था, हथियार थे, पैसा था, लीडर था रॉबर्ट क्लाइव जैसा, स्ट्रिंगर लॉरेंस जैसा, सर आयर कूटे जैसा। समझ रहे हो? तो अभी जो भी लड़ा है, उसके बाद 1757 के बाद, प्लासी के युद्ध के बाद, ब्रिटिशर्स का एक ही काम था अपने यूरोपियन राइवल्स को खत्म करना। उसने सबसे पहले डच को खत्म करा, उसके बाद फिर उसने खत्म किया, इसको किया 1760 में बैटल ऑफ वैंडीवैश में। बैटल ऑफ वैंडीवैश में, बैटल ऑफ वैंडीवैश में किसको खत्म कर दिया? फ्रेंच को, फ्रांस को नस्ता नाबूद कर दिया। इसी तरीके से कार्नेटिक वॉर का खत्म होता है सेशन, और एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया का चैप्टर बिल्कुल खत्म होता है। थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर अगले क्लास में।